हेलो बच्चों, आज अपन आपका जो फर्स्ट पेपर है पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत, उसका फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है व्यवहारवाद, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि हमारा विषय बहुत व्यापक विषय है और हमारे विषय का जो इतिहास है वो बहुत लंबा है। इसकी जड़ें इतिहास में है। हम अपने विषय को यूनानी चिंतन में झांक कर देखें तो ये स्पष्ट होता है कि हमारे विषय की शुरुआत यूनानी चिंतन से हुई और दो प्रमुख विचारकों के नाम हम ले सकते हैं, प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक और अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स में हमारे विषय में जो सिद्धांत बने, जो थ्योरीज बनी, वहां से शुरुआत हुई और आज तक अनेक सिद्धांत बनते चले जा रहे हैं। यानी हमारा विषय बहुत पुराना है और आज सबसे लोकप्रिय विषय राजनीति विज्ञान है। इस राजनीति विज्ञान को हम पहले राजनीति शास्त्र के नाम से जानते हैं। राजनीति शास्त्र से राजनीति विज्ञान तक पहुंचने में एक समय लगा। परंपरावादी राजनीति विज्ञान, जिसकी शुरुआत हम यूनानी चिंतन से मानते हैं, और 1945 तक, यानी जब द्वितीय महायुद्ध समाप्त होता है, तब हमारा विषय परंपरावादी विचारों, परंपरावादी मान्यताओं, परंपरावादी सिद्धांतों पर आधारित है। हमारा विषय सीमित है, संकीर्ण है और एक लिमिटेड है। 1945 से पूर्व हम अपने विषय में मूल्यों की बात कर रहे हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारी सोच है, जो हमारे विचार हैं, जो हमारा दृष्टिकोण है, उनकी बात कर रहे हैं। हम अपनी कल्पना की बात कर रहे हैं, हम अपने आदर्श की बात कर रहे हैं। हमारे जो अध्ययन का दृष्टिकोण था, कानूनी औपचारिक था। हमारे अध्ययन का जो तरीका था वो दार्शनिक था, ऐतिहासिक था। 1945 के बाद अचानक हमारे विषय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और इस परिवर्तन के पीछे जो प्रमुख कारण रहा है, हमारे विषय के विशेषज्ञों, विशेषकर अमेरिका के राजनीति वैज्ञानिकों ने इस चीज को महसूस किया कि हमारा विषय पिछड़ रहा है। हमारा विषय कोई लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मूल्यों की बात कर रहा है, वो कल्पना की बात कर रहा है, वो आदर्श की बात कर रहा है, तो हमारा विषय कोई ले ही नहीं रहा। इसलिए हमारे विषय में परिवर्तन करना आवश्यक है और धीरे धीरे परिवर्तन किया। अचानक हमारे विषय में बड़ा परिवर्तन आया। इस बड़े परिवर्तन के कारण ही हमने इस व्यवहारवादी दृष्टिकोण को, जो अप्रोच थी अध्ययन करने का, इसको हमने क्रांति का नाम दिया, आंदोलन का नाम दिया। और परंपरावादी राजनीति शास्त्र की प्रकृति और अनुसंधान के साधनों के प्रति विद्यमान गहरा असंतोष उत्पन्न हुआ और ये असंतोष एक क्रांति में बदल गया। विषय के विशेषज्ञ द्वारा ये कहा जाने लगा कि अब हमारे विषय में मूल्यों का कोई स्थान नहीं, कल्पना का कोई स्थान नहीं, आदर्श का कोई स्थान नहीं, दर्शन शास्त्र की कोई बात नहीं। अब हमारा विषय तथ्यों की बात करेगा, अब हमारा विषय वैज्ञानिकता की बात करेगा, अब हमारा विषय यथार्थ की बात करेगा, अब हमारा विषय व्यवहार की बात करेगा। हमारा विषय भी साइंस है, विज्ञान है, जैसे नेचुरल साइंस है। इसको लेकर निरंतर प्रयास किया जाने लगा और इसकी एक सुनिश्चित परिभाषा देना भी कठिन है, क्योंकि सारे के सारे विद्वान परंपरावादी राजनीति विज्ञान के विरुद्ध तो थे, लेकिन सबने अपने अपने हिसाब से इसकी आलोचना की और हालांकि एक छाते के रूप में सब एक जगह इकट्ठे हो गए कि इसे परिवर्तन करना आवश्यक है। एकजुट हो गए,
तो आज हम पढ़ेंगे कि व्यवहारवाद का अर्थ क्या है, व्यवहारवाद के विभिन्न विद्वानों ने क्या परिभाषा दी है, व्यवहारवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, व्यवहारवाद का विकास कैसे हुआ, व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं क्या हैं, और डेविड ईस्टन जो व्यवहारवाद का प्रबल समर्थक और प्रवर्तक रहा, उसने 8 मान्यताओं और विशेषताओं के द्वारा व्यवहारवाद को स्पष्ट करने का प्रयास किया। ऐसा नहीं है कि व्यवहारवाद का एक पक्ष ही रहा हो, व्यवहारवाद का दूसरा पक्ष इसकी आलोचना का। कुछ विद्वानों ने व्यवहारवाद की कटु आलोचना करी और आलोचनाओं के उपरांत हमने इस चीज को महसूस किया कि जिस प्रकार परंपरावादी राजनीति विज्ञान की उपलब्धियों के प्रति असंतोष व्यवहारवाद है, तो व्यवहारवाद के सुधार आंदोलन के रूप में हमारे सामने 1969 में डेविड ईस्टन ने अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण में उत्तर व्यवहारवाद के आगमन की सूचना दी और उसके 2 प्रमुख नारे एक्शन और रिलेवेंस, कर्म और प्रासंगिकता, कि अब हमारा विषय केवल व्यवहारवाद के भरोसे नहीं चल सकता, इसमें हमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। तो उत्तर व्यवहारवाद, व्यवहारवाद और परंपरावाद राजनीति विज्ञान, ये हमारे विषय को समझने के लिए जरूरी है। जैसा कि अपन स्पष्ट कर चुके हैं कि प्लेटो से लेकर 1945 तक परंपरावादी राजनीति विज्ञान है, 1945 से लेकर 1969 तक हमारा विषय केवल व्यवहारवाद की बात कर रहा है, उससे ओतप्रोत है। सारे के सारे विद्वान व्यवहारवाद चिल्ला कर व्यवहारवाद की बात कर रहे हैं और व्यवहारवाद ने हमारे विषय को जकड़ रखा है। केवल तथ्यों की बात कर रहे हैं, केवल वैज्ञानिकता की बात कर रहे हैं, केवल मानवीय व्यवहार की बात कर रहे हैं, अनुभववाद की बात कर रहे हैं, यथार्थ की बात कर रहे हैं और अपने आप को विज्ञान बनाने की बात पर अड़े हुए हैं, जिद कर रहे हैं विज्ञान बनाने की। हालांकि उन्होंने बाद में महसूस किया कि ये हमारी जिद गलत थी। जहां तक व्यवहारवाद का अर्थ का प्रश्न है और अपन देख रहे हैं कि एक चुनौती के रूप में व्यवहारवाद हमारे समक्ष आया। व्यवहारवाद उपलब्धियों, किसकी उपलब्धियों? परंपरावादी राजनीति के प्रति असंतोष। तो विभिन्न विचारकों ने अपने अपने हिसाब से राजनीति विज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास किया, जिसमें प्रमुख रॉबर्ट ढाल, डेविड ईस्टन, चार्ल्स मेरियम, कैटलिन, लासवेल, हम आदि का नाम प्रमुख रूप से ले सकते हैं। जहां तक व्यवहारवाद के कारणों का प्रश्न है कि व्यवहारवाद अस्तित्व में क्यों आया और किसने इसको आगे लाने का प्रयास किया, तो उसमें सबसे पहले हम नाम ले सकते हैं सामाजिक वैज्ञानिकों का। जो सोशल साइंटिस्ट थे उसमें विशेषतः चार्ल्स मेरियम के विचार और उनका जो प्रयास रहा है, और चार्ल्स मेरियम के निर्देशन में ही शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र विभाग व्यवहारवादी दृष्टिकोण का एक केंद्र बिंदु बन गया। लासवेल, हर्बर्ट साइमन, गैब्रियल आमंड और अनेक विद्वान ने व्यवहारवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। बहुत से यूरोपीय समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिकों ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका में बसना शुरू किया और वे राजनीति को व्यवहारवादी अध्ययन से जोड़ने में लगे रहे। तीसरा प्रमुख कारण कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, तो इस चीज को महसूस किया कि हमारा विषय आगे बढ़ना चाहिए और व्यवहारवादी दृष्टिकोण के विकास को गति प्रदान करने का कार्य किया गया। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा भी व्यवहारवाद के विकास को प्रेरणा मिली, क्योंकि परिषद का अमेरिकी राजनीति शास्त्रों पर गहरा प्रभाव देखा गया। इसके साथ साथ
अमेरिका में उस समय जो परोपकारी संस्थाएं थी, उन्होंने भी व्यवहारवाद के अनुसंधान के लिए आर्थिक सहयोग दिया, क्योंकि बिना आर्थिक सहयोग के इस कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो हमने देखा कुछ ऐसे कारण दिखाई दिए जिसने व्यवहारवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और विशेष रूप से अमेरिका में इस व्यवहारवाद को आगे बढ़ाया गया। और हमने इसको किसका नाम दिया? एक क्रांति का, एक आंदोलन का। और जहां तक व्यवहारवाद की परिभाषा का प्रश्न है, हम एक निश्चित परिभाषा नहीं दे सकते। जैसा कि अपन पहले कह चुके हैं कि सारे के सारे विद्वान परंपरावाद के विरुद्ध तो हो गए, लेकिन सब अपने अपने तरीके से व्यवहारवाद को परिभाषित करने का प्रयास करें। कोई इसको अनुभव के साथ जोड़ने लगा, कोई इसको सिस्टमेटिक रिसर्च के साथ जोड़ने लगा, कोई तथ्यों के साथ जोड़ने लगा, लेकिन फिर भी सब लोगों ने मिलकर एक छाते के रूप में साथ मिलकर एकजुट होकर व्यवहारवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और इस बात का निर्णय लिया कि हमारा विषय अब केवल किसकी बात करेगा? व्यवहार की, यथार्थ की, तथ्यों की, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टि, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, कि अब हमारे विषय का संबंध केवल इतिहास से नहीं है, अब हमारे विषय का संबंध केवल दर्शन शास्त्र से नहीं है, अब हमारा विषय सारे के सारे विषयों से संबंधित है। हमको जिस विषय की तकनीक की जरूरत होगी, हम उस विषय की तकनीक को काम में लेंगे। यानी राजनीति विज्ञान विषय का जो विद्यार्थी है वो अर्थशास्त्र का भी विषय ले सकता है, सोशियोलॉजी की टेक्निक अपना सकता है, साइंस की टेक्निक अपना सकता है, यानी सब कुछ मिला जाए। जितने भी विषय हैं सोशल साइंस के, सब मिले हुए हैं। इस इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मानवीय व्यवहार का अध्ययन, तथ्य आधारित अध्ययन, अनुभववाद, वैज्ञानिकता और व्यवहार और यथार्थ व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं हैं। कि आपको हम किसका अध्ययन करना है? मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना है। क्योंकि अभी तक हम केवल किसका अध्ययन करते थे? राज्य का, सरकार का अध्ययन करते थे। राज्य क्या काम करेंगे, सरकारें कैसे चलेंगी। अब हमको केवल किसका अध्ययन करना है? मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना है, तथ्यों का अध्ययन करना है, वैज्ञानिकता का अध्ययन करना है, अनुभव का अध्ययन करना है और वैज्ञानिकता के निकट पहुंचना है। तभी हम अपने रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे और ठोस और सही निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या हो गया कि व्यवहारवाद तथ्य आधारित अध्ययन, व्यवहारवाद मानवीय व्यवहार आधारित अध्ययन, व्यवहारवाद अनुभववादी अध्ययन, व्यवहारवाद वैज्ञानिकता का अध्ययन, व्यवहारवाद व्यवहार का और यथार्थ के अध्ययन पर बल देता है। अब हमारा विषय बहुत अधिक आगे बढ़ चुका है और हमें और अधिक ऊंचाई तक पहुंचाना है। अब इसमें ना मूल्य है, ना कल्पना है, ना आदर्श है। अब हमको अध्ययन करना पड़ेगा बिल्कुल ठोस और मजबूत रिसर्च के साधनों के द्वारा, जिससे कि हम जो निष्कर्ष निकालते हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए। अब जैसा कि डेविड ट्रूमैन ने दो प्रमुख चीजों पर दिया है कि जो हमारा रिसर्च वर्क है, जो हमारा शोध है, वो एकदम व्यवस्थित होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। अभी तक तो जो हमारा विषय हमने चुना, जो हमारी इच्छा हुई, उस पर हमने रिसर्च कर लिया और अपना काम हो गया। अब नहीं, अब शोध कैसा होना चाहिए? व्यवस्थित होना चाहिए। और दूसरे उसने प्रमुख जो बात करी, शोध अनुभववादी साधनों पर आधारित होना चाहिए। जो शोध है हमारा वो अनुभववादी साधनों पर आधारित होना चाहिए। तथ्यों को काम में लेते हुए अपने शोध को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि हम अपने रिसर्च को सही परिणामों तक ले जा सके। और रॉबर्ट ढाल ने डेविड ट्रूमैन के विचारों से पूर्ण रूप से अपनी सहमति बताई। और इसी प्रकार सभी विचारकों ने अपने अपने तरीके से व्यवहारवाद को परिभाषित करने का प्रयास किया। लेकिन डेविड ईस्टन, जो व्यवहारवाद का व्याख्याकार कहा जाता है, जिसने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से व्यवहारवाद को स्पष्ट करने का प्रयास किया और 8 मान्यताएं बताई। मान्यताएं कह लीजिए, विशेषताएं कह लीजिए। 1953 में
इसने व्यवहारवाद की 8 मान्यता विशेषताओं को बताने का प्रयास किया, जिसे प्रमुख है नियमितता है। और नियमितताओं से मतलब उनका यह है कि व्यक्ति के व्यवहार में कुछ नियमितताएं, एक सा व्यवहार देखने को मिलता है कि आपने जो व्यवहार किया वही व्यवहार ही करेगा, ऐसा देखने को मिलता है। उसने इलेक्शन के समय जो व्यवहार व्यक्ति करता है उसका उदाहरण देते बताने का प्रयास किया। तो हमें नियमितताओं के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं और अपनी भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्या जैसे उदाहरण भी हमने क्या कर दिया, इलेक्शन के बाद अमुक निर्वाचन क्षेत्र से अमुक व्यक्ति जीतेगा, है ना। और जब निष्कर्ष निकाल दिया हमने, और हमने किस आधार पर निकाला, व्यक्ति के व्यवहारों के आधार पर। एक सा व्यवहार, आपने किसको वोट दिया, आपने किसको वोट दिया, और हमने निष्कर्ष निकाल दिया। और हमने जब भविष्यवाणी करी, जो हमने बात कही, जो निष्कर्ष निकाला, वो कब वेरीफाई हुई, जब रिजल्ट आया। तो व्यवहारवाद की दूसरी मान्यता क्या हुई, सत्यापन, वेरिफिकेशन। और तीसरी विशेषता के रूप में उसे बताने का प्रयास किया विभिन्न तकनीकें। हम पहले भी तकनीकों का प्रयोग करते थे रिसर्च वर्क में, लेकिन वो तकनीकें कैसी थी, शुद्ध नहीं थी। जो मिला उससे हमने काम चला लिया और अपना काम पूरा किया, शोध कर लिया, रिसर्च कर लिया। लेकिन अब ऐसे काम नहीं चलेगा। जो विभिन्न टेक्निक्स है, डिफरेंट टेक्निक्स को हमको काम में लेना होगा, क्योंकि हमको क्या करना है, हमें सही निष्कर्ष पर पहुंचना है, सही सिद्धांतों का निर्माण करना है। हमें थ्योरी बिल्डिंग बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। सही और परफेक्ट थ्योरी बिल्डिंग बनाने के लिए हमको विभिन्न तकनीकों का भी प्रयोग करना पड़ेगा। चौथा, परिमापीकरण। जो हमने तथ्यों को एकत्र किया है उनमें वास्तविकता के लिए परिमापन की आवश्यकता है। किसी भी साधन का प्रयोग करते हुए सांख्यिकी और परिमात्मक तरीकों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है, ऐसा डेविड ईस्टन मानते हैं। पांचवी विशेषता, मूल्य और तथ्य बिल्कुल अलग अलग है। क्रमबद्धता यानी अनुसंधान क्रमबद्ध, नियमित और व्यवस्थित होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। कि पहले हमने ए ले लिया, फिर हमारी इच्छा हमने डी लिख दिया, नहीं, ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा। तो अनुसंधान जो है, जो रिसर्च वर्क जो है, जो हम शोध कर रहे हैं, एकदम सिस्टमेटिक, बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। हमको तथ्य एकत्र करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। जो चीज हमारे काम की है उसको हम एक तरफ रखेंगे, बाकी सब चीजों को हटा देंगे। तो हाँ, जिससे हमारा माइंड भी क्या होगा, एकदम सेट होगा, तो हमारा काम आसान होगा, और जो हम लिखेंगे पढ़ेंगे वो बिल्कुल सही होगा। तो क्रमबद्धता डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषता है। फिर डेविड ईस्टन कहता है कि हमारा जो विज्ञान है वो प्योर साइंस है, क्योंकि अन्य विज्ञानों की तरह हमारा विषय भी जो तकनीकों को अपनाता है वो प्योर तरीके हैं। जिस प्रकार नेचुरल साइंस के विद्यार्थी अपने निष्कर्ष निकालते हैं, हमारे विद्यार्थी भी निकालेंगे और वो निष्कर्ष बिल्कुल सही होंगे। तो हमारा विषय क्या है, हमारा विषय भी नेचुरल साइंस की भांति, प्राकृतिक विज्ञानों की भांति बिल्कुल प्योर है। नेक्स्ट, एकीकरण, इंटीग्रेशन, यानी सामाजिक विज्ञानों और राजनीतिक विज्ञानों के एकीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता। सभी सामाजिक विज्ञान मिलकर सभी मानवीय संबंधों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक सामाजिक विज्ञान अन्य सामाजिक विज्ञानों की सहायता से ही चलना चाहिए। जितने भी विषय हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये 8 मान्यताएं, विशेषताएं डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद की। समझ में आ गया होगा आपको कि व्यवहारवाद क्या है। व्यवहारवाद तथ्य है, व्यवहारवाद वैज्ञानिक है, व्यवहारवाद यथार्थ की बात कर रहा है, व्यवहार विवाद कर रहा है, मानवीय व्यवहार के अध्ययन की बात कर रहा है, अंतर अनुशासनात्मकता की बात कर रहा है। कब शुरू हुआ, 1945 के बाद। किसका योगदान प्रमुख है, अमेरिका के राजनीतिक विज्ञान। परंपरावाद में क्या चीज थी, मूल्य थे, कल्पना थी, आदर्श थी, दार्शनिकता थी, ऐतिहासिकता थी। इसके विरुद्ध आवाज उठी, क्रांति हुई
और हमारे विषय में अचानक बड़ा परिवर्तन आया। इस बड़े परिवर्तन के कारण ही हमने इसको एक क्रांतिकारी आंदोलन का नाम दिया। तो ये विशेषताएं राजनीति का मानवीय व्यवहार के एक पहलू के रूप में अध्ययन करता है। इस प्रकार हम व्यवहारवाद को स्पष्ट करते हैं। अब व्यवहारवादी क्रांति ने हमारे विषय को बिल्कुल बदल दिया, जैसा कि अपन ने देखा। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमारा विषय 1945 से लेकर 1969 तक व्यवहारवाद से ओतप्रोत है, और केवल सारे के सारे जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट है हमारे विषय के, जो हमारे विषय को जानते हैं, जो हमारे विषय के बारे में विश्लेषण करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो हमारे विषय को केवल व्यवहारवाद के से ओतप्रोत करना चाहते हैं। उनको और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, केवल व्यवहारवाद, तथ्य, अनुभव, वैज्ञानिकता, अंतर अनुशासनात्मकता। वो और चीज भूल चुके हैं। वो अपने विषय के बेस को भूल चुके हैं, नींव को भूल चुके हैं, उसकी आधारशिला को भूल चुके हैं। इसलिए इसका जो दूसरा पक्ष है आलोचना का, वो भी हमें स्पष्ट दिखाई देता है। और कई विचारकों ने इसकी आलोचना भी करी। मेलफोर्ड सिबली, एरिक वोगलेन, क्रिश्चियन बे, सभी ने इसकी आलोचना करी। और आलोचनाओं के पश्चात हम ये देखेंगे कि ऐसा नहीं कि आलोचनाएं हुई हैं, इसमें कमी है। और कमी के परिणाम स्वरूप डेविड ईस्टन ने स्वयं ने 1969 में उत्तर व्यवहारवाद के आगमन की हमें सूचना दी कि अब हमारा विषय केवल व्यवहारवाद के भरोसे नहीं चल सकता है। हमारे विषय को आगे बढ़ाना है तो हमें व्यवहारवाद में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। इसलिए कर्म और प्रासंगिकता के सिद्धांत के माध्यम से हम व्यवहारवाद को आगे बढ़ाएंगे। उसका नाम है पोस्ट बिहेवियरिज्म। हाँ, आलोचनाएं कह लीजिए, सीमाएं कह लीजिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आलोचना की गई उसमें प्रमुख है कि मानवीय व्यवहार को अध्ययन का विषय बनाना अपने आप एक समस्या खड़ी करने वाली बात है। क्योंकि हमारे विषय के विद्वान, व्यवहारवादी विद्वान ये भूल जाते हैं कि हमारी जो विश्लेषण की इकाई है वो एक चलता फिरता इंसान है, सजीव है, चंचल है। इसका आए दिन व्यवहार बदलता रहता है और हम इसके व्यवहार के आधार पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो नेचुरली वो तो गलत होने दिखाई देगा। इसलिए आलोचक कह रहे हैं कि हम कभी भी मानवीय व्यवहार के अध्ययन को अपने विषय में शामिल नहीं कर सकते। तो हमारा विषय जो है, वो हमारे विषय का जो अध्ययन है, जो रिसर्च है, वो कभी भी सही साबित नहीं होगी। तो प्रमुख आलोचना तो क्या होगी कि मानवीय व्यवहार का अध्ययन हम अपने विषय में शामिल नहीं कर सकते। दूसरा कि मानवीय व्यवहार के सभी पहलुओं का हम पर्यवेक्षण भी नहीं कर सकते, ऑब्जर्वेशन भी नहीं कर सकते, और अनुभववादी सामान्यीकरण में इनकी व्याख्या भी नहीं की जा सकती। इसलिए मानवीय व्यवहार को अपने अध्ययन में शामिल नहीं किया जा सकता। दूसरी आलोचना जो की गई है कि इन्होंने मूल्यों और तथ्यों को बिल्कुल अलग कर दिया है। परंपरावादी केवल मूल्यों पर जोर दे रहे थे, व्यवहारवादी केवल तथ्यों की बात कर रहे थे। आलोचना में कहा कि मूल्यों और तथ्यों से अलग करके मूल्य रहित तथ्यों के अध्ययन का व्यवहारवादी दृष्टिकोण न तो संभव है और न ही इसकी आवश्यकता है और न ही यह कभी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर हमें मूल्यों को और तथ्यों को दोनों को साथ लेकर अपने अध्ययन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, यानी परंपरावादी मूल्यों पर तूल दे रहे हैं, व्यवहारवादी तथ्यों पर तूल दे रहे हैं, और आलोचक कह रहे हैं कि इन दोनों को मिलाकर हमें अध्ययन करना पड़ेगा। कभी कभी आप इस चीज को महसूस करेंगे कि हम भी जब कुछ काम करते हैं तो हमें कुछ फैक्ट्स भी देखने पड़ते हैं और कुछ अपनी वैल्यूज, जो अपनी अंदर की आवाज है, उसको भी सुनकर अपने काम को करना पड़ेगा। दोनों को साथ लेकर तब हम निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये भी आलोचना सही है। चौथी आलोचना
या नेक्स्ट जो भी है, जो वैज्ञानिक साधन विशेषता जो प्राकृतिक विज्ञान में प्रयोग किए जाते हैं उनको सामाजिक विज्ञान और विशेषता राजनीतिक विज्ञान में प्रयोग नहीं किया जा सकता। आप प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस में लैब में चली जाइए, साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मशीनें रखी हुई हैं, मशीनों में बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उनकी जो रिसर्च की इकाई है, जो अध्ययन की जो इकाई है वो मशीनें हैं, और हमारे अध्ययन की इकाई हम किसको माने, मानवीय को। तो उनके अध्ययन की इकाई को हम अपने अध्ययन में शामिल नहीं कर सकते। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे रिजल्ट बिल्कुल फेल होंगे। तो ये इसकी प्रमुख आलोचना है। नेक्स्ट आलोचना, व्यवहारवादी विद्वान शैलियों और तरीकों के विकास में उलझे रहे। सारा दिमाग उन्होंने, अपना सारा समय इसी में लगा दिया कि जो हमारी टेक्निक्स हैं, जो हमारे काम करने का तरीका है, एकदम परफेक्ट, प्योर, शुद्ध होना चाहिए। और जो मेन जो चीज थी उस पर वो फोकस नहीं कर पाए। जैसे परंपरावादी जो विचारक थे, परंपरावादी जो राजनीतिक विज्ञान था, उनका फोकस था विषय पर, उनको टेक्निक से कोई लेना देना नहीं। व्यवहारवादी विचारकों को विषय से कोई लेना देना नहीं, सारा ध्यान उनका टेक्निक पर था कि टेक्निक हमारी परफेक्ट होनी चाहिए, विषय चाहे कोई सा भी ले लो। उसके रिजल्ट बिल्कुल गलत हुए। इसलिए आलोचक कह रहे हैं कि व्यवहारवादी केवल उलझे रहे टेक्निक्स में, केवल उलझे रहे तथ्यों में, केवल उलझे रहे अनुभव में, केवल उलझे रहे यथार्थ में, और जो बेसिक चीज थी उससे कोसों दूर चले गए। जो हमारा विषय बेस था, जो हमारे विषय का मूल था, उससे बिल्कुल दूर चले गए। तो ये भी इसकी प्रमुख आलोचना है। नेक्स्ट आलोचना कि व्यवहारवादी व्यर्थ की छोटी छोटी बातों के अनुसंधान में लगे रहे और राजनीति की जो कठोर वास्तविकताओं के अध्ययन करने में वो असफल रहे। जो मेन चीज थी उसका अध्ययन नहीं कर पाए और छोटी छोटी चीजों में रिसर्च में लगे रहे। लियो स्ट्रॉस ने जो आलोचना करी वो अनुभववाद और मूल्य निरपेक्षता के सिद्धांत की आलोचना करी कि व्यवहारवाद क्या कर रहा है, अनुभववाद की बात कर रहा है, जो बिल्कुल गलत है, और मूल्य निरपेक्षता नहीं, ये भी गलत है। मूल्य सापेक्षता की बात की जानी चाहिए। हमारे रिसर्च में हमें अपने वैल्यूज को भी शामिल करना चाहिए। क्रिश्चियन बे ने स्पष्ट करने का प्रयास किया और यह कहा, यदि जैसा है इनसाइट के अध्ययन के साथ साथ जैसा चाहिए आउटसाइड का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। जैसा है और जैसा किया जाना चाहिए उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। अपन पहले देख चुके, परंपरावादी केवल ऐसा होना चाहिए, चाहिए शब्द पर उन्होंने स्ट्रेस दिया, उससे भी काम नहीं चला। व्यवहारवादी किस में उलझे रहे, ऐसा है ऐसा है, और आलोचना क्या हुई इसकी कि हमको दोनों चीजों को, जैसा है और जैसा होना चाहिए। जैसा अपन किसी के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, कैसा था वो भी जरूरी है, कैसा है वो भी जरूरी है, कैसा होना चाहिए वो भी जरूरी है, और कैसा हो सकता है। इन चारों चीजों को मिलाएंगे तभी हम सही निष्कर्ष पर निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग कई फर्स्ट ईयर में आए हो, 12th में नंबर कैसे आए थे मेरे, अभी मैं पढ़ने में कैसी हूं, कैसे ला सकती हूं नंबर, और मुझे कैसे नंबर लाने चाहिए। चारों चीजों को मिलाओगे तब आप अच्छे से सफल होगे। मेलफोर्ड सिबली ने लिमिटेशंस ऑफ बिहेवियरिज्म स्पष्ट करने का प्रयास किया कि हम अनुसंधान का चुनाव, जो हमारा रिसर्च का टॉपिक है, वो मूल्य आधारित ही होता है। कोई भी अन्वेषण, कोई भी खोज मूल्यों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती, चाहे राजनीति हो या अन्य कोई क्षेत्र हो। मूल्य रहित राजनीति का अध्ययन संभव नहीं है। यानी हम मूल्य फ्री अध्ययन कभी भी नहीं कर सकते। यदि हम ऐसा अध्ययन करते हैं तो वो कभी भी सफल नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा, उसके रिजल्ट सही नहीं आएंगे।
क्योंकि हम जब भी कोई रिसर्च वर्क करना चाहेंगे तो हमारी इच्छा का जो हम विषय उसको चुनेंगे, क्योंकि हम अपने इच्छा के विषय को जब चुनते हैं उस पर अच्छे से हम ध्यान देते हैं, अच्छे से वर्क करते हैं और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। जब अच्छे से अच्छे करने का प्रयास करेंगे तो उसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। तो मेलफोर्ड सिबली ने स्पष्ट करने का प्रयास किया इसकी आलोचना के रूप में कि अनुसंधान का चुनाव मूल्यों पर आधारित होता है। हम किसी भी रूप में अपने रिसर्च वर्क से, अपने अनुसंधान से, अपनी खोज से, अपने अन्वेषण से हम मूल्यों को अलग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसकी व्यवहारवाद की आलोचना है। अब इसका जो लास्ट और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा है, जैसा कि अपन देख चुके हैं, हर पॉइंट के 2 एस्पेक्ट होते हैं। हमने भी देख लिया व्यवहारवाद का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका क्षेत्र कैसा है, उसकी मान्यताएं क्या है और उसकी आलोचनाएं क्या है। आलोचना तो जरूरी है, तभी आलोचनाओं के बाद ही हम सही काम कर पाएंगे। लेकिन आलोचनाओं के उपरांत हम इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि जो व्यवहारवाद है, जो बिहेवियरिज्म है, जिसको हमने क्रांति का नाम दिया, जिसको हमने आंदोलन का नाम दिया, जिसको हमने एक महत्वपूर्ण घटना बताई हमारे विषय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इसने हमारे विषय को बहुत कुछ दिया, हमारे विषय को बहुत आगे बढ़ाया, हमारे विषय को बहुत ऊंचाइयां दी। जब हमारा विषय कोई नहीं पढ़ रहा था, जब हमारा विषय बहुत गंभीर अवस्था में था, जब हमारे विषय में कोई रिसर्च नहीं हो रही थी, जब हमारा विषय डगमगा रहा था, तब हमारे विषय को एक इम्पोर्टेंट भूमिका के रूप में व्यवहारवाद ने निभाया। व्यवहारवाद ने हमारे विषय को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए हमारे विषय को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसने व्यवहारवाद ने सफलतापूर्वक परंपरावादी दृष्टिकोण की त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित किया कि बड़े सोच विचार कर जो परंपरावादी राजनीति विज्ञान था उसमें जो कमियां थी उस पर ध्यान दिया, उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया और राजनीति विज्ञान अनुसंधान के वैज्ञानिक साधनों को लागू करने, इसे लोकप्रिय बनाने, इसे सुधारने और परिमाणिक और गणितीय तकनीक का उपयोग करने का इसे श्रेय प्राप्त है। यह इस प्रक्रिया में उनका अधिकतर ध्यान अनुसंधान साधनों के विकास पर ही केंद्रित रहा। तकनीक और साधनों का पक्ष लेने के लिए व्यवहारवाद सभी सीमाएं पार कर गया, सारी लिमिटेशंस क्रॉस कर दी कि हमारे विषय को ऊंचाइयों तक ले जाना है। इसने व्यवहारवादी अध्ययन में सरकार और संस्थाओं के अध्ययन को लगभग भुला दिया था। इसी कारण बाद में जाकर अपनी त्रुटियों को दूर करने और अपनी कमी को पूरा करने के लिए व्यवहारवादियों ने कई आत्म सुधार किए और सुधार के रूप में हमारे सामने उत्तर व्यवहारवाद उपस्थित होता है। इसके विकास के कारण ही व्यवहारवाद के विरुद्ध हुई तीव्र प्रक्रिया बहुत कम हो गई। यानी जो व्यवहारवाद में जो कमी थी, इन सब लोगों ने, जो व्यवहारवादी विचारक थे, इन सब लोगों ने मिलकर ही अपनी कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया और कमियों को दूर करने का प्रयास किया और उत्तर व्यवहारवाद की बात करी, जो 1969 में डेविड ईस्टन के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया कर्म और प्रासंगिकता के सिद्धांत के साथ। तो बच्चों, आपको व्यवहारवाद समझ में आ गया होगा, बिल्कुल स्पष्ट है। यदि हम परंपरावादी राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति यानी व्यवहारवाद में हम तुलना देखें तो परंपरावादी राजनीति विज्ञान केवल कल्पना की, आदर्श की, मूल्यों की, दार्शनिकता की, ऐतिहासिकता की बात करता है, जिसने हमारे विषय को बहुत अधिक सीमित और संकीर्ण कर दिया था। हमारे विषय में कुछ असंतोष व्यक्त हुआ। अमेरिका के राजनीति वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयासों से एक छाते के रूप में एकत्र होकर व्यवहारवाद को लाने का प्रयास किया, जिसमें तथ्यों की बात, अनुभव की बात, वैज्ञानिकता की बात,
यथार्थ की बात, व्यवहार की बात और अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की बात की गई। और 1945 से लेकर हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि 1945 से लेकर 1969 तक हमारा विषय व्यवहारवाद से ओतप्रोत रहा। 1969 से लेकर आज तक हम जिसे कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत कह सकते हैं, वे सबका मिला जुला स्वरूप है, परंपरावाद का, व्यवहारवाद का, उत्तर व्यवहारवाद का। धन्यवाद।